हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं। अर्थात बहुत सारे शीर्षक ऐसे हैं जिनसे संबंधित प्रश्न हम पूरे कर चुके हैं। हमारा अभ्यास बहुत बेहतर चल रहा है। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी सभी प्रश्न, हिंदी के नाटक और एकांकी संबंधी सभी प्रश्न, उपन्यास के सभी प्रश्न और कहानी के भी सारे प्रश्न हमने देख लिए हैं, उनका अभ्यास कर लिया है। इस समय हम निबंध के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। तो अगर आप लोग पिछले सारे प्रश्न देख लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी और साथ ही आप लोगों को जो आगे के प्रश्न हैं उन्हें समझने में भी बहुत आसानी रहेगी। आपको चीजें जल्दी समझ आएंगी, जल्दी याद होंगी, क्योंकि जब हम अध्ययन एक क्रम से करते हैं या अभ्यास जब हम एक क्रम से करते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। और अगर आप निरंतर जुड़े हुए हैं कक्षाओं से तब तो आपका अभ्यास निश्चित ही बहुत बेहतर होगा। आप हिंदी विषय से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो अभी हम जहां तक प्रश्न देख चुके थे वहां से शुरुआत करेंगे और पिछले प्रश्नों के अभ्यास के लिए प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहीं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जिससे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमने यहाँ तक प्रश्न देख लिया था कि हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे। तो गोविंद वल्लभ पंत विकल्प सी सही था। और इनके जो प्रसिद्ध इनके निबंध हैं वो प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार, ये बहुत बार पूछे गए हैं। बिल्कुल इन तीनों को स्मरण रखिए कि प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार, ये तीनों किसके हैं? गोविंद नारायण मिश्र जी के। और गोविंद नारायण मिश्र जी ही हैं जिनके स्मरण में बाण और दंडी रहा करते थे। जब वो लिखते थे तब उनके ध्यान में बाण और दंडी, जो कि संस्कृत के कवि हैं, वे रहा करते थे। अब हम आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न है कि माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस विधा के अंतर्गत आती है? साहित्य देवता एक संस्मरण है, आत्मकथा है, निबंध है या रेखा चित्र है? तो जो साहित्य देवता है ये निबंध है, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना एक भावात्मक निबंध के अंतर्गत आती है, भावात्मक निबंध है इनका। साहित्य देवता, समय के पांव, अमीर इरादे, गरीब इरादे, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की गद्यात्मक कृतियां हैं और सभी बहुत महत्वपूर्ण है। ये अमीर इरादे, गरीब इरादे बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि किसकी कृति है, तो ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। और माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है, ये तो ध्यान रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। अगला प्रश्न है कि हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? ये अति महत्वपूर्ण कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, विकल्प डी सही होगा। देखिए कितने बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा है, किसका कथन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अन्य विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्ण दास और डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी नए चाल में ढली ये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने काल चक्र, जो कि 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, में कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनके जो प्रमुख निबंध हैं ये कश्मीर सुषमा, उदयपुरोदय, बादशाह दर्पण, जातीय संगीत, तदी सर्वस्व, हिंदी भाषा, संगीत सार, नाटक आदि हैं। इनके बहुत से निबंध हैं, बहुत रचनाएं हैं इनकी। इसमें से बहुत कम, बहुत थोड़ी सी दी गई हैं यहाँ पर। तैयारी के दौरान आपने पढ़ा होगा, भारतेंदु जी के बहुत से निबंध हैं। अगला प्रश्न है निबंध या निबंध काव्य कौन नहीं है इनमें से? विनय पत्रिका, शिवाजी को पत्र, प्रलय की छाया या राम की शक्ति पूजा। तो इनमें से जो विनय पत्रिका है ये निबंध काव्य नहीं है।
निबद्ध या निबंध काव्य गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका नहीं है। विनय पत्रिका में 279 पद हैं और यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। इस ग्रंथ का जो प्रधान रस है वो शांत रस है। यह गीत काव्य है और इसकी रचना काशी में हुई थी। इस पत्रिका में कलयुग से त्रस्त तुलसीदास का आत्मनिवेदन है, जबकि प्रसाद की प्रलय की छाया, निराला का शिवाजी को पत्र तथा राम की शक्ति पूजा निबद्ध या निबंध काव्य। विनय पत्रिका पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं और विनय पत्रिका ये आपको दिखाई भी थी, फिर से देख लीजिए। ये कृति है विनय पत्रिका, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की है और इसको आपको पिछली किसी कक्षा में कोई पद आया था जब हम भक्ति काल पढ़ रहे थे, तब भी हम लोग ये गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी नंदन, ये बहुत प्रसिद्ध पद है इसका और इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये ब्रज भाषा में लिखी गई तुलसीदास जी की कृति है, ना कि ये निबंध है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगला जो प्रश्न है वो है कि वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? पहले तो ये बात बिल्कुल सही है, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। अचार और मुरब्बा रख दिए जाते हैं ना, कुछ जैसे बना करके रख दिए गए कुछ समय बाद। इसी तरह से जो वैर होता है, अगर हम मन में किसी के प्रति वैर का भाव पाले रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होते हैं, वैर क्रोध का, गलती से निकल गया कि अगर हम किसी के प्रति क्रोध का भाव मन में पाले रहते हैं तो वो धीरे धीरे वैर बन जाता है, दुश्मनी हो जाती है उससे। कहने का आशय ये है कि अगर आप क्रोध मन में रखे रहेंगे तो वो निश्चित है कि आगे चल करके वो दुश्मनी या वैर में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो वैर है वो क्रोध का आचार या मुरब्बा है। जब क्रोध रखने से क्या बन जाता है, वैर बन जाता है, दुश्मनी बन जाती है। इसलिए मन में किसी के प्रति क्रोध नहीं रखना चाहिए। तो ये कथन किसका है? ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास। तो वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, राम जी ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अन्य नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा श्याम सुंदर दास असंगत है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं? तो 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। ये हमने पिछली कक्षा में इस पर चर्चा की थी और चारों भाग देखे थे। हर भाग के जो संपादक हैं वो अलग अलग हैं। जो पहला भाग प्रकाशित हुआ था 1939 ईस्वी में, उसका संपादन स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया, लेकिन उसके बाद 1945, 1983 में जो क्रमशः प्रकाशित हुए हैं उनके संपादक अलग अलग रहे हैं। तो 4 भागों में ये प्रकाशित हुआ है। विकल्प डी सही है। देखिए कितनी सारी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये। तो सबसे पहला जो भाग प्रकाशित हुआ चिंतामणि भाग 1, वो प्रकाशित हुआ 1939 ईस्वी में और उसका संपादन किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वयं। और चिंतामणि भाग 2 जो कि 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसका संपादन किया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। चिंतामणि भाग 3 जो कि 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, उसका प्रकाशन किया है, उसका संपादन किया है नामवर सिंह जी ने। चिंतामणि भाग 4 जो कि 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, इसके संपादक रहे हैं ओम प्रकाश सिंह और कुसुम चतुर्वेदी। तो ये चारों आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। 39, 45, 83 ये क्रमशः इनका समय है। चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4। और जो संपादक रहे हैं पहले के ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1939 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, उन्होंने स्वयं अपने इसका संपादन किया चिंतामणि भाग 1 का। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। चिंतामणि भाग 1 में कविता क्या है निबंध जो कि बहुत महत्वपूर्ण निबंध है उनका, ये चिंतामणि भाग 1 में ही संकलित है। इसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दूसरे भाग का संपादन किया, तीसरे भाग का नामवर सिंह जी ने, और चौथे भाग का जो संपादन किया है वो ओम प्रकाश सिंह और कुसुम चतुर्वेदी जी ने मिलकर किया है। इसके बाद प्रश्न है कि सुमेलित करना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध इनमें से कौन सा है? तो वसंत आ गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। मेरी तीर्थ यात्रा बनारसी दास चतुर्वेदी जी का है। और राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल और दांत जो है ये प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध है। वसंत आ गया, वसंत आने से क्या होगा, हजारों तरह के फूल खिलेंगे। तो इस तरह से आप हजारों तरह के या हजारों तरह से प्रकृति अच्छी लगने लगेगी। वसंत आने में हजारों तरह के परिवर्तन होते हैं। तो ये हजार शब्द से आप हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रख सकते हैं कि वसंत आ गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। मेरी तीर्थ यात्रा पे कहाँ जाएंगे? बनारस जाएंगे। तो तीर्थ यात्रा पर बनारस जाएंगे, इस तरह से याद रख सकते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी।
तो इसके अनुसार जो विकल्प बी है वो बिल्कुल सही होगा। फिर प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है? शांतिप्रिय द्विवेदी, अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर या वासुदेव शरण अग्रवाल? तो यहाँ पर विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। अच्छा, इसमें इसी तरह की, इसी नाम की एक रचना और है, आप लोग भ्रमित मत होइएगा बिल्कुल, क्योंकि एक ही नाम की जब रचनाएं होती हैं और विधा अलग अलग होती है तो उसमें हम भ्रमित हो जाते हैं कि हमने तो अर्धनारीश्वर पढ़ा था कि ये विष्णु प्रभाकर जी का है और यहां पर क्या लिखा है कि ये दिनकर जी का है। अर्धनारीश्वर नाम से दिनकर जी ने भी लिखा है और विष्णु प्रभाकर जी ने भी लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। अर्धनारीश्वर नाम से एक विधा विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है और अर्धनारीश्वर नाम से ही एक विधा लिखी गई है दिनकर के द्वारा। आपको याद रखना है, लेकिन जो दोनों विधाएं हैं वो अलग अलग हैं। दिनकर ने जो लिखा है वो है निबंध, दिनकर ने अर्धनारीश्वर नाम से लिखा है निबंध, और विष्णु प्रभाकर जी ने अर्धनारीश्वर नाम से लिखा है उपन्यास। तो ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जाए कि अर्धनारीश्वर उपन्यास किसने लिखा है, तो उपन्यास लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। उपन्यास में ऊ शब्द आ रहा है। जब हम उपन्यास बोलते हैं तब सबसे पहले जो शब्द नहीं वर्ण, तो जो सबसे पहले शुरुआत हो रही है वो ऊ वर्ण से हो रही है, और इसमें भी देखिए ऊ की मात्रा आ रही है। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि उपन्यास में ऊ वर्ण आ रहा है और इसमें विष्णु शब्द में भी ऊ की मात्रा आ रही है। तो उपन्यास किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर ने। और जो निबंध है ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, अर्धनारीश्वर नाम से ही। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अर्धनारीश्वर नाम से निबंध भी लिखा गया, उपन्यास भी लिखा गया। निबंध लिखा दिनकर जी ने और उपन्यास लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। अब इसका व्याख्या भाग देखते हैं। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर के अन्य निबंध हैं मिट्टी की ओर, उजली आग, रेती के फूल, वट पीपल, आधुनिकता बोध आदि। शांतिप्रिय द्विवेदी के निबंध हैं कवि और काव्य, संचारणी, जीवन यात्रा। फिर अज्ञे के निबंध हैं त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलवाल, अद्यतन और लिखी कागत कोरे। वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध हैं पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति और वेद विद्या। फिर अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो निम्नलिखित निबंध संग्रह हैं इनको सुमेलित करते हैं। मैंने सिल पहुंचाई, ये विद्यानिवास मिश्र जी का है। सुनो भाई साधो, हरिशंकर परसाई जी का है। शिखरों के सेतु, शिव प्रसाद सिंह जी का है। और रस आखेटक, ये कुबेरनाथ राय जी का है। तो इसके अनुसार विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। मैंने सिल पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र जी का प्रसिद्ध निबंध है। सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई जी का है। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह जी का है। और रस आखेटक है कुबेरनाथ राय जी का। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल जी का, महादेवी वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का? तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। मध्यकालीन धर्म साधना ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत प्रसिद्ध निबंध है। मध्यकालीन धर्म साधना निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और इनके अन्य निबंध हैं अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं और कूटज आदि। फिर अगला प्रश्न है कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? उत्साह से, जीवन का व्यवसाय से, युद्ध और नारी से या मजदूरी और प्रेम से? तो ये जो अंश लिया गया है ये युद्ध और नारी से लिया गया है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निबंध है युद्ध और नारी में उल्लेख है कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। उत्साह निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जबकि मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। फिर अगला प्रश्न है कि रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? श्याम सुंदर दास का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या डॉक्टर गुलाब राय का? तो रसज्ञ रंजन जो निबंध है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। विकल्प सी सही होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो अन्य निबंध हैं उनके नाम भी देख लीजिए। संपत्ति शास्त्र, लेखांजलि, नाट्य शास्त्र, उपन्यास रहस्य, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, आत्मनिवेदन और प्रभात। इसमें देखिए जिस तरह से अभी अर्धनारीश्वर जो निबंध हमने देखा था उसी तरह से एक उपन्यास भी लिखा गया,
इसी तरह से उपन्यास रहस्य शब्द से मिलता जुलता भी कुछ लिखा गया है। एक रचना है जो उपन्यास रहस्य यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। उसी तरह से रसिक रहस्य नाम से भी एक रचना लिखी गई है, एक रचना जिसका नाम है उपन्यास रहस्य। ये निबंध है। और एक है रसिक रहस्य। और ये जो रसिक रहस्य है ये काव्य संग्रह है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि उपन्यास रहस्य किसका है और रसिक रहस्य किसका है। तो उपन्यास रहस्य है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। उपन्यास का रहस्य किसको पता है? महावीर जी को पता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध है। और जो रसिक रहस्य रचना है ये काव्य संग्रह है हरिऔध जी की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का ये काव्य संग्रह है रसिक रहस्य। तो बहुत मिलते जुलते नाम है, इसलिए आपको बता दिया। जब परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं तो बहुत भ्रमित होने वाली स्थिति बन जाती है। तो आपको ध्यान रखना है उपन्यास रहस्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है और रसिक रहस्य ये हरिऔध जी का है। हरिऔध जी का ये काव्य संग्रह है और उपन्यास रहस्य ये इनका निबंध है। आगे बाबू श्याम सुंदर दास जी के साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन, धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। इसमें देखिए फिर एक नाम ऐसा आ गया जिस नाम से दूसरी भी रचना है, कल्पलता। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अभी ध्यान नहीं देंगे तो परीक्षा में भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए आपको अलग से बता दे रही हूँ, जिससे कोई भी स्थिति ऐसी न बने कि परीक्षा में आप भ्रमित हों और प्रश्न गलत कर दें, क्योंकि कोई भी प्रश्न गलत नहीं करना है। कल्पलता नाम से 2 कवियों ने लिखा, 2 लेखकों ने लिखा। अभी जो हम देख रहे हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कल्पलता नाम से निबंध लिखा और हरिऔध जी ने कल्पलता नाम से काव्य संग्रह प्रकाशित करवाया। हरिऔध जी का क्या है? काव्य संग्रह है और दोनों का नाम एक ही है, कल्पलता। तो ये ध्यान रखिएगा, कल्पलता नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध लिखा और कल्पलता नाम से ही हरिऔध जी ने काव्य संग्रह प्रकाशित करवाया। तो ये हो गया। आगे देखते हैं, डॉक्टर गुलाब राय जी के निबंध हैं ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे नापिताचार्य, अध्ययन और आस्वाद और प्रबंध प्रभाकर। इसमें जितने भी निबंध हमने देखे हैं, आप ध्यान दे रहे हो अगर, ये अधिकांश निबंध ऐसे हैं जो कि बीए से एमए के दौरान हिंदी में आपने इसमें पढ़े होंगे। बहुत से निबंध ऐसे हैं जो कि पाठ्यक्रम में लगे रहते हैं, बीए और एमए के पाठ्यक्रम में, और कुछ ऐसे हैं जो कि इंटर के पाठ्यक्रम में भी लगे हुए हैं। तो ये अधिकांश निबंध आपके पढ़े हुए होंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इन रचनाओं में कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है? अशोक के फूल, गेहूं और गुलाब, आंगन का पंछी और बंजारा मन, या प्रिया नीलकंठी। तो जो गेहूं और गुलाब विकल्प बी है ये राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है, बिल्कुल सही होगा। अन्य अशोक के फूल अभी हमने देखा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय जी का निबंध है। आंगन का पंछी और बंजारा मन ये डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? विक्रम और उर्वशी की मूल कथा अर्थात विक्रमोर्वशी की मूल कथा, इस नाम से निबंध किसने लिखा है? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी ने, अज्ञे ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। द्विवेदी युग के निबंधकार चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। गोबर गणेश, कछुआ धर्म, मारे सिमोही कुठाओं आदि गुलेरी जी के अन्य निबंध हैं। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के 4 निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 और चिंतामणि भाग 4, जिसके अलग अलग संपादक रहे। पहला वाला जो भाग आया चिंतामणि भाग 1 1939 ईस्वी में आया और उसका संपादन किसने किया? पहले भाग का संपादन स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। दूसरा भाग 1945 ईस्वी में आया जिसका संपादन किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद जी ने।
तीसरा जो भाग आया वो कब आया? 1983 ईस्वी में, और उसका संपादन किसने किया? डॉक्टर नामवर सिंह जी ने किया। और जो चौथा भाग आया वो कब आया? 2002 ईस्वी में आया, और उसका जो संपादन किया वो 2 लोगों ने मिलकर के किया था। तो सोचिए कि कौन वे 2 नाम हैं, ये आप सोचिए। इतना आपको बता दिया है। जितने बार भी आएगा आपको बार बार विचार करना है। जहां पर भी शुक्ल जी की चिंतामणि की बात आती है, आप तुरंत विचार करिए कि चिंतामणि भाग कितने आए थे? 4 आए थे। चारों का प्रकाशन वर्ष क्या है और चारों के संपादक कौन है? तो ये आपको बार बार अपने ध्यान में रखना है। जितने बार आप इसको बार बार दोहराएंगे, आप कोशिश ये करिए कि जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो आप देखें ना उसे, और जब भी ये आता है चिंतामणि आप उसे मत देखिए और मन में सोचिए। अगर आपको चारों भाग का प्रकाशन वर्ष और चारों भाग के जो संपादक हैं उनके नाम याद आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद आ रहा है तो आप उसे तुरंत देखिए। आप जब उसे तुरंत देख लेंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो अब अगला प्रश्न, इसके अतिरिक्त इनके जो निबंध हैं वो देख लेते हैं पहले। त्रिशंकु, सबरंग और कुछ राग, आत्मनेपद, आल बाल, लिखी कागज कोरे, ये सब अज्ञे के हैं। अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति छंदा, संवत्सर और भवंती, ये सब निबंध संग्रह हैं अज्ञे के। फिर अगला प्रश्न है कि भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन है? नाम से ही लग रहा है कि किसका हो सकता है, हरिशंकर परसाई जी का है। विकल्प ए। अन्य विकल्प है श्रीलाल शुक्ल और ठाकुर प्रसाद सिंह और रामदरस मिश्र। ठाकुर प्रसाद सिंह का नहीं है ये, ना रामदरस मिश्र जी का है, ना श्रीलाल शुक्ल जी का है। ये निबंध है हजारी प्रसाद हरिशंकर परसाई जी का, भूत के पांव पीछे। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई जी का है। और इनके जो अन्य निबंध हैं वे हैं सुनो भाई साधो, कहत कबीर, तुलसीदास, चंदन घिसे, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी आदि। श्रीलाल शुक्ल के निबंध है अंगद के पांव, यहाँ से वहां, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, खबरों की जुगाली, अगली शताब्दी का शहर आदि। रामदास मिश्र के निबंध संग्रह है कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख आदि। फिर अगला निबंध है निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? व्यक्तित्व व्यंजकता, पाठक में आत्मीयता, विदेशी लेखकों का उल्लेख, जिन प्रतिवाद या मिथक उपयोग। तो विकल्प सी सही होगा, विदेशी लेखकों का उल्लेख। निम्नलिखित में से विदेशी लेखकों का उल्लेख यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की प्रमुख विशेषता नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख ललित निबंधकार हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। ये पिछली कक्षा में हमने खूब अभ्यास किया था इसका बहुत बार, और अंत में भी आपसे ये पूछा था। अगर आप जुड़े हुए हैं और निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो ये चीज आपको बिल्कुल रटी होगी। और इनके जो निबंध संग्रह हैं वे हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटच, साहित्य सहचर और आलोक पर्व। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मेरा मन प्राचीन काल के कुछ झटिकाक्षण आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ है। इस कथन में निबंधकार की क्या इच्छा व्यक्त होती है? वो असीम कल्पना शक्ति प्राप्त करने की, अतीत को पूरी तरह जान लेने की, आर्यों के विषय में जान लेने की, या वर्तमान से दुखी होकर पलायन करने की, या ब्राह्मण ग्रंथों की मान्यताओं के खंडन की। तो विकल्प बी यहाँ सही है, अतीत को पूरी तरह जान लेने की। ये किसी छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में ये लगे हुए पाठ्यक्रम का जो निबंध है उससे पूछा गया प्रश्न है। तो ये बात आपसे बार बार बोलती हूँ कि जो भी आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें पाठ्यक्रम में जो भी निबंध, उपन्यास, कहानी इत्यादि जो भी लगा है उसका जो मूल पाठ है वो आप अवश्य पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे बीच से कुछ भी पूछ सकते हैं। और ऐसे रटने से क्या होगा कि आप पूरी संभावना है कि भूल जाए। अगर आपने उसका मूल पढ़ा हुआ है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये कहाँ से लिया है। जब हम एक बार कहानी जैसा कुछ सुन लेते हैं ना तो वो चीजें हमें याद रह जाती हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? तो विकल्प ए सही है, महाकाल। अन्य विकल्प है जिजीविषा, यमराज, धर्मराज और धर्माचार।
अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को महाकाल नाम दिया गया है। अशोक के फूल निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल की सांस्कृतिक परंपरा की खोज करते हुए उसकी महत्ता प्रतिपादित की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध है वसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, कुटज, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं आदि। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है। कविता क्या है? जो निबंध है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है और ये चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। और चिंतामणि भाग 1 कब प्रकाशित हुआ है? तो चिंतामणि भाग 1 1939 ईस्वी में आया और इसका संपादन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब आपको क्या करना है कि अन्य जो 3 नाम है वो आपको तुरंत याद करने हैं। कौन कौन से हैं अभी हम फिर से दोहराएंगे। तो कविता क्या है ये के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है नाद सौंदर्य से। ये निबंध जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि उसमें लेखक कह रहे हैं कि कविता की जो आयु है वो नाद सौंदर्य से बढ़ती है, न कि अलंकार से या मूर्ति विधान से या अर्थ ग्रहण से या वक्रोक्ति से। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु नाद सौंदर्य से बढ़ती है। कविता क्या है निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है और यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल के 4 निबंध संग्रह प्रकाशित हुए। चिंतामणि भाग 1 1939 ईस्वी, संपादक कौन रहे? रामचंद्र शुक्ल जी। चिंतामणि भाग 2 1945 ईस्वी, संपादक कौन रहे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। चिंतामणि भाग 3 संपादक कौन रहे? नामवर सिंह। और कब प्रकाशित हुआ? 1983 ईस्वी में। चिंतामणि भाग 1 के भाग 4 चिंतामणि भाग 4 के संपादक कौन रहे? कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह, जिन्होंने संयुक्त रूप से इसका संपादन किया। इसके बाद प्रश्न है कि अशोक के फूल में हिंदू रीत नीति है। आर्य सभ्यता के उपादान, आर्येतर सभ्यता के उपादान, बौद्ध धर्म और शैव मार्ग के उपादान, गंधर्वों की रीति नीति या आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण। तो विकल्प ई यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण। अशोक के फूल में आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण हिंदू रीत नीति है। अशोक के फूल निबंध विधा की रचना है। ये निबंध है अशोक के फूल और इस निबंध को हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। इनके अन्य निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर और आलोक पर्व। अगला जो प्रश्न है वो है कि किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की गई है। तो जब हमने निबंध की शुरुआत की थी, निबंध की जो पहली कक्षा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उसमें हमने सबसे पहले निबंध के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे। फिर से देख लेते हैं। तब हमने देखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन, और उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील कहा है और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन। वही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि किसने कहा है। तो किसने कहा है कि किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की गई है। तो प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट जी की। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में क्रमशः एडिसन और स्टील से की जाती है। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिसन और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। इनके प्रमुख निबंध जो है प्रताप नारायण मिश्र जी के, वो धोखा, दात, बालक, वृत्त, आप, बात, खुशामद, भव, मनोयोग, समझदार की मौत, नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति और अपव्यय आदि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कविता क्या है निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत किया गया है? देव का, मंडन का, मतिराम का, केशव का या भिखारी दास का? तो विकल्प सी सही होगा, मतिराम का। जो पद है वो मतिराम का है। कविता क्या है निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए मतिराम का पद उद्धृत है। कविता क्या है निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और कविता क्या है निबंध सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। और चिंतामणि भाग 1 कब आया था? 1939 ईस्वी में। उसके संपादक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो प्रमुख निबंध हैं वे हैं भाव या विचार, श्रद्धा और भक्ति, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, काव्य में रहस्यवाद आदि। आचार्य शुक्ल के निबंध चिंतामणि जो है वो 4 भाग में संग्रहित है। अर्थात चिंतामणि
के जो 4 भाग हैं उनमें सभी में उनके निबंध संग्रहित हैं शुक्ल जी के। अगला प्रश्न है कि सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है? वाइफ को, सिस्टर इन लॉ को, मदर इन लॉ को या फादर इन लॉ को? तो विकल्प बी सही होगा, मदर इन लॉ को। सरयू में संकलित जो हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध है उसमें संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन मदर इन लॉ को बताया गया है। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक का नाम क्या है? तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध अभी हमने देखा था वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। ये मंदाकिनी पुस्तक, चूंकि ये जो प्रश्न पूछा गया है ये राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा में पूछा गया है, तो वहां पर जो पुस्तकें पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं उसके अनुसार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें भ्रमित मत होइएगा। ये राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। इनके जो अन्य निबंध हैं वे हैं पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति, वाग्धारा आदि। फिर प्रश्न है कि आलोक में संकलित निबंध विष पिया, अमृत दिया के रचनाकार इनमें से कौन है? यमुना शंकर, प्रभा शंकर, हितेश शंकर या लाल शंकर? तो विकल्प सी सही होगा, हितेश शंकर। ये भी पुस्तक का नाम है आलोक। फिर अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? 1972 में, 1964 में, 1951 में या 1948 में? तो अशोक के फूल जो निबंध आया ये 1948 ईस्वी में आया। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ। अशोक के फूल निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके अन्य निबंध संग्रह है कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर और आलोक पर्व। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध है? ब की बहार, पवित्रता, उत्साह और मारसी मोही कुठाओं में इसमें शुक्ल जी का निबंध कौन सा है? तो उत्साह विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। उत्साह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। इनके अन्य निबंध है करुणा, श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, कविता क्या है आदि। जबकि पवित्रता अध्यापक पूर्ण सिंह की, मारस मोही कुठाओं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और आज जो मुख्य रूप से बार बार आपको जो अभ्यास करना है वो आपको ये करना है कि चिंतामणि के चारों भाग कब प्रकाशित हुए, उनके संपादक कौन है, ये आपको अभी कक्षा के बाद जैसे ही आप वीडियो पूरा देख लेते हैं, खत्म होता है, आपको तुरंत एक बार ये चीज फिर से दोहरानी है कि चिंतामणि के चारों भाग कब कब प्रकाशित हुए और उसके संपादक कौन रहे। तो आज के लिए धन्यवाद।